हेलो एवरीवन। आज है 24 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यस बैंक के बारे में। देखिए, 13 रुपये 85 पैसे का ये शेयर है। 4% की आज अच्छी रैली हमें यहाँ पर देखने को मिली है और बढ़िया तेजी है। आज एक अच्छी खबर भी आई है, रिलीफ वाली खबर आई है यस बैंक के लिए। उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए, यस बैंक का शेयर 13 रुपये 85 पैसे के आसपास ट्रेड करा। एक महीने में अगर हम देखें तो शेयर टूटा जरूर था 13 रुपए के आसपास, लेकिन दोबारा एक अच्छी रिकवरी भी आई है। आप देखिए, 14 रुपये 80 पैसे के आसपास का शेयर था, गिरावट आई, नतीजे अच्छे उनके जो रिजल्ट्स थे वो उतने अच्छे नहीं आए थे और ये जाहिर सी बात है कि गिरावट आनी थी। लेकिन जैसे कि मैं आपको अपने हर वीडियोस में कहता हूं कि यस बैंक का जो 12.5 रुपए का जो सपोर्ट है, 12 साढ़े 12 का जो सपोर्ट है, वो बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है। उससे नीचे जब तक शेयर नहीं जाता है तब तक उम्मीद है कि ये शेयर ऊपर की तरफ जाएगा, और वही हुआ है। शेयर देखिए 13 रुपए के करीब पहुंचा, वापस से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और एक अच्छी खबर ने आज यहाँ पर जोश भरने का काम किया है। एक साल में देखें तो पिछले एक साल में यस बैंक के शेयर में 47% की गिरावट है। 47% की गिरावट। 30 रुपए का शेयर था, ठीक है। और ये गिरावट कब आई थी? जब इन्होंने एफपीओ लॉन्च किया था, जब शेयर 26 रुपए के ऊपर था, तब अनाउंसमेंट करी कि हम 12-13 रुपए के आसपास आपको शेयर देंगे। एफपीओ लॉन्च किया था, तो जाहिर सी बात है जो लोग 26 रुपए के आसपास शेयर होल्ड करके बैठे थे वो क्यों करेंगे। उन्होंने बेचना शुरू कर दिया और 12-13 रुपए पर एफपीओ में अप्लाई भी कर दिया। देखिए, तो शेयर गिरा, 12 रुपए से भी नीचे गया था और अब देखिए 11 रुपए 95 पैसे के आसपास था। तेजी बनी यहाँ पर, देखिए वापस शेयर टूट के कहां पर आया, 12 रुपए 25 पैसे के करीब। फिर से तेजी बनी यहाँ पर, वापस शेयर टूट के कहाँ आया, 13 रुपए के करीब। अब फिर से तेजी बनने के चांसेस है। जैसे कि मैंने कहा, 12 रुपए 12.5 रुपए का जो लेवल है वो बहुत ही स्ट्रांग है यहाँ पर। उससे नीचे जब तक ये शेयर नहीं जाता तब तक तेजी की आशा यहाँ पर रहेगी। लार्ज कैप शेयर है, 33,824 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। वॉल्यूम ट्रेड भाई साहब वो बहुत ज्यादा है, 30 करोड़। 30 करोड़ का वॉल्यूम ट्रेड है और देखते ही बनता है ये, क्योंकि जाहिर सी बात है, एक चीज गारंटीड है कि भाई साहब यस बैंक डूबेगा नहीं, ठीक है। अगर डूबना होता तो पिछले साल ही डूबा, ये डूब गया होता। खामखा एसबीआई ने इतनी मेहनत नहीं करी होती इनको बचाने के लिए। और अब फंड रेजिंग तो कर ही ली है इन्होंने, पैसा तो है ही, और 10,000 करोड़ की फंड रेजिंग ये लोग आने वाले समय में करने भी वाले हैं। शेयर होल्डिंग में देखें तो प्रमोटर अब एक भी शेयर उनके पास नहीं है। प्रमोटर मतलब राणा कपूर एंड फैमिली की अगर हम बात करें तो अब वो यहाँ पर नहीं है, सारे शेयर बेचे और निकल लिए वो लोग यहाँ से। 13.77% की होल्डिंग एफ के पास है, 0.30% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है, 5.57% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास है। हाईएस्ट पब्लिक शोल्डर में आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देखने को मिल रहा है 30% की होल्डिंग के साथ। और डिविडेंड 2019 में पे किया था और 20 में, तो जाहिर सी बात है भैया, बैंक खुद डूबने की कगार पे था, कहां से डिविडेंड पे करेंगे ये लोग। 2021 में अब बैंक थोड़ा सा संभल रहा है। अब देखना होगा कि दोबारा डिविडेंड पे करना कब शुरू करेंगे। लेकिन एक रिलीफ की बात है यस बैंक के लिए, खास करके 81 जो बॉन्ड था उसको लेकर सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल ने, जो सेबी ने उनके ऊपर पेनल्टी लगाई थी, उसके ऊपर उन्होंने स्टे लगाया कि भैया आप पहले चीजों को हम देखेंगे, उसके बाद हम कोई फैसला सुनाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर जो पेनल्टी थी, सेबी के द्वारा जो पेनल्टी लगाई गई थी वो 25 करोड़ रुपए की पेनल्टी थी। और उसमें से, और 25 करोड़ की जो पेनल्टी यस बैंक के ऊपर थी, उसके अलावा कई लोग भी थे शामिल। 3 ऑफ अस एग्जीक्यूटिव जो थे वहां पर, 1 करोड़ की पेनल्टी विवेक कन्वर के ऊपर थी, 50 लाख की पेनल्टी आशीष नाशान, 50 लाख की पेनल्टी जसजीत सिंह बग्गा के ऊपर थी, और यस बैंक के ऊपर 25 करोड़ की पेनल्टी थी। तो यहाँ पर आप देखिए, द मार्केट रेगुलेटर हैड अलीज्ड मिस इंटरप्रिटेशन एंड फ्रॉड बाय बैंक फॉर नॉट इन्फॉर्मिंग इन्वेस्टर्स ऑफ रिस्क फैक्टर। तो देखिए, यस बैंक 81 बॉन्ड, हम सबको पता है कि भैया क्या हुआ था यहाँ पर, कि इन्होंने जिन लोगों को बॉन्ड खरीद रहे थे उनको ये बोल के बॉन्ड बेचे कि भैया ये एक सुपर एफडी बॉन्ड है। सुपर एफडी बॉन्ड बोल के इन्होंने बेचे, और जो रिस्क है इस बॉन्ड के साथ वो इन्होंने नहीं बताया।
और इसी की वजह से सेबी ने इनके ऊपर आप कह सकते हैं कि भैया पेनल्टी लगाई थी 25 करोड़ की। लेकिन अब इस पेनल्टी के ऊपर ये बताया गया है कि इंटरिम स्टे क्यों मिला। आप देखिए इंटरिम स्टे क्यों है इस पेनल्टी के ऊपर। देखिए एट द आउटसेट द एसएटी मतलब जिसके बारे में हमने बताया ऑर्डर सेट we find that under the Banking Regulation Act 1949 the central government has declared a moratorium in March 2020 and thereafter propound a scheme pursuant to which an administrator has been appointed. The bank is under rehabilitation schemes and lots of are being मतलब काफी सारी दिक्कतें बैंक झेल रहा था यहाँ पर। और इसीलिए अगर देखें तो explaining in rationale for the interim stay the SAT order said we also find that the relationship manager have not been booked prima facie and question as to whether the buyer were informed of risk factor। तो देखिए यहाँ पर यही है कि भले ही इन्होंने ये सारी चीजें बेची है लेकिन अभी भी हम इसके बारे में थोड़ी सी जांच पड़ताल करेंगे। रिस्क फैक्टर की अगर हम बात करें तो वी आल्सो प्रेम फेशियल एंड फाइंड दैट द रिस्क फैक्टर वाज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑन द वेबसाइट। ठीक है, तो भले ही पर्सनली बताया ना हो, ठीक है, लेकिन जो रिस्क फैक्टर था वो ऑलरेडी वेबसाइट के ऊपर था एंड इट वाज इन द नॉलेज ऑफ एवरीवन। Considering the aforesaid, prima facie a case is made out a grant for the interim order। तो इसीलिए अब जैसा कि इसलिए इनको interim order मिला है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो काफी लोगों का पैसा फंसा था यहाँ पर, काफी लोगों का पैसा यहाँ पर फंसा था और ये बोल के ये जो 81 बॉन्ड है ये बोल के बेचा गया था कि भैया ये एक सुपर एफडी है, लेकिन वो एक्चुअल में थी नहीं। एक्चुअली उसमें जो रिस्क इन्वॉल्व था वो बताया नहीं गया था। और अब ये बात सामने आई है कि जो रिस्क इन्वॉल्व था ये ऑलरेडी वेबसाइट के ऊपर था और सबके नॉलेज में भी था। तो देखने वाली बात होगी कि क्या होगा। एक्चुअल में ये यस बैंक के लिए अच्छी बात है, लेकिन जिन लोगों ने इस 81 बॉन्ड में पैसा लगाया था उनके लिए अच्छी बात तो नहीं होगी यहाँ पर। और सेबी ने यस बैंक के ऊपर 25 करोड़ की पेनल्टी लगाई थी। अब यहाँ पर एक चीज यहाँ पर ये भी कैच है, ठीक है, अब इंटरिम स्टे है ये, इसका मतलब ये नहीं कि 25 करोड़ की पेनल्टी जो है वो अब माफ हो गई। अब और जांच पड़ताल होगी यहाँ पर, ठीक है। अगर यस बैंक दोबारा गिल्टी पाए जाते हैं तो भैया इनको 25 करोड़ की जो पेनल्टी का प्रावधान है वो तो होगा ही। अगर नहीं पाए जाते हैं तो 25 करोड़ की जो पेनल्टी है वो चली जाएगी। तो दोनों सूरतों में अगर देखें तो यस बैंक का फायदा है, क्योंकि देखो 25 करोड़ तो इनको चुकाने ही थे। अब चांसेस है कि शायद यस बैंक को पैसा ना चुकाना पड़े, लेकिन अगर कह रहा हूँ चांसेस है इसके, ठीक है, शॉर्ट कुछ भी नहीं है। यस बैंक की बात की टेक्निकल रेटिंग अच्छी नहीं है, क्यों? क्योंकि अभी भी इनकी जो बैलेंस शीट है वो प्रॉब्लमेटिक है। अभी भी इनकी बैलेंस शीट में कई सारे ऐसे लोन्स हैं जिसको रिकवर करना मुश्किल है। बड़े बड़े बिजनेसमैन को दिया गया लोन अभी भी रिकवर नहीं हो पा रहा है, जिसमें अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनियां शामिल है, जी ग्रुप की कंपनियां शामिल है, कॉक्स एंड किंग्स यहाँ पर शामिल है, और भी कई सारी कंपनीज है जिनको पैसा दिया लेकिन वापस नहीं आया। यहाँ पर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 81% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 13% लोग बेचने की बात करें और 6% लोग यहाँ पर होल्ड करने की नसीहत दे रहे हैं। और देखिए रेवेन्यू में बड़ा डिक्लाइन भी आया है, 4000 करोड़ का रेवेन्यू आया है जो पहले 5000 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू था। और प्रॉफिट भाई साहब 3800 करोड़ का नुकसान दिखाया इन्होंने। धीरे धीरे बैंक मुनाफा कर रहा था लेकिन एक ही झटके में एक बड़ा लॉस दिखाया जो कहीं ना कहीं इनको तोड़ने का काम कर रही है। ओवरऑल मैं कहूंगा देखिए यस बैंक में एक चीज मुझे लगता है कि गारंटीड है कि बैंक डूबेगा नहीं, ठीक है। ऑलरेडी बड़ी फंड रेजिंग ये कर चुका है। जब यस बैंक का क्राइसिस आया था तब बड़े बैंकों ने यहाँ पर पैसा लगाया, 10,000 करोड़ की फंड रेजिंग हो गई। उसके बाद एफपीओ लॉन्च किया, तकरीबन 15,000 करोड़ की फंड रेजिंग हो गई, 25,000 करोड़ रुपए भैया इनके पास आ गए जो इनफ था बैंक को चलाने के लिए। लेकिन अभी भी उतना इनफ नहीं है कोरोना काल में खुद को मेंटेन रख पाने के लिए। तो अभी भी 10,000 करोड़ की एक और फंड रेजिंग करने का इनका प्लान है, और अगर सही से हो जाती है तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छी चीज होगी इस बैंक के लिए। और देखिए धीरे धीरे फंडामेंटल्स बेहतर होंगे। मार्च के रिजल्ट अच्छे नहीं आए हैं, जून के भी अच्छे नहीं आएंगे, अगेन मैं कह रहा हूँ जून के भी उतने अच्छे नहीं आएंगे, लेकिन जो ग्राफ है वो मुझे लगता है कि थोड़ा सा संभल सकता है। जो सपोर्ट है 12 रुपए का वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जब तक उस सपोर्ट को मेंटेन कर रहा है ये शेयर
बने रहना चाहिए। और मेरे हिसाब से यस बैंक वो शेयर है जहां पर किसी एक प्राइस पर आपको बहुत सारे शेयर्स नहीं खरीदने चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि जब ये दौड़ता है आप और पहुंचा 19-20 पर, आप बोले कि भैया अब तो ये रॉकेट बनेगा, तो मैं सारा पैसा लगा देता हूँ, 1-2 लाख रुपए लगा देता हूँ। तो वो गलती मत करिए यहाँ पर, क्योंकि जब टूटेगा ना तब आप एवरेज नहीं कर पाओगे। तो मैं यही कहूंगा कि अगर आपको 1000 शेयर भी खरीदने हैं तो पहले 200 शेयर खरीदो, यहाँ पर वेट करो, थोड़ी गिरावट आए और क्वांटिटी ऐड करो, थोड़ी गिरावट आए और क्वांटिटी ऐड करो। हर 1 रुपए की गिरावट पर आप यहाँ पर क्वांटिटी को ऐड करके चल सकते हो, और 2-3 साल का प्लान लेके चलिए। अगेन 2-3 महीने में कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पर, 3-4% दौड़ेगा, 2-3% नीचे आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही जून पास आउट होगा, याद रखिए शेयर एक अच्छी रैली दिखाएगा यहाँ पर। 2-3 महीने का प्लान लेके चलिए, 2-3 साल, सॉरी 2-3 साल का प्लान लेके चलिए। 2-3 महीने का प्लान है तो भैया अवॉइड करिए, यस बैंक आपके लिए नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं, आपका नजरिया है यहाँ पर 2-3 साल का, डेफिनेटली आप हर गिरावट में थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। हर 1 रुपए की गिरावट में थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ऐड करिए और लॉन्ग टर्म का प्लान लेके चलिए। शॉर्ट टर्म में कोई चमत्कार नहीं होने वाला है, वक्त लगेगा, जब तक वक्त लगेगा तब तक शेयर में प्रेशर क्रिएट होगा, जब तक प्रेशर क्रिएट होगा खरीदारी के मौके बनने वाले हैं यहाँ पर, और लॉन्ग टर्म में प्रेशर रिलीज होने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और यस बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।